इन टॉपिकों को लिखना अपने आप में एक चैलेंज है, लिख के सब आएंगे। उसके लिए हमें इसके बेस पर काम करना पड़ेगा और कल हमने लगभग बेस पर अच्छा काम कर लिया है। हम उसी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी 4-5 दिन हमारा बेस चलेगा, क्योंकि हम फाउंडेशन बेस पढ़ रहे हैं। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हम घोड़ी पे बैठ के नहीं आए हैं। और इसमें से अगर किसी को सुस्सू लगी हुई है कि नहीं सर हमें जल्दी पढ़ा दो, सुस्सू लगी है, हम रोक नहीं पा रहे हैं, हम बहुत अर्जेंट में आए हैं, है ना, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले जाके 2024 के, उसमें पूरा रिकॉर्डेड डला हुआ है, जितना चाहो उतना देखो। यहाँ पर पेशेंस के साथ सुनो, मुझे आपके काम आएगी बातें। हम लोगों ने कल की क्लास में क्या सीखा? हम अंतर करना सीख गए कल की क्लास में, अर्थशास्त्र वर्सेस अर्थव्यवस्था में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम इसको? इकोनॉमिक्स वर्सेस द इकोनॉमी। इसका राज मैंने खोल दिया है कि इसको द इकोनॉमी क्यों कहा जाता है। चाहे अर्थशास्त्र हो चाहे अर्थव्यवस्था हो, ये दोनों ही मेरी नजर में अवधारणाएं हैं, और ऐसी अवधारणाएं हैं जो प्रबंधन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र क्या है? अवधारणाओं का समूह है। अर्थव्यवस्था क्या है? अवधारणाओं की प्रैक्टिस है। तो जो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था है, ये ऐसी अवधारणाएं हैं जो प्रबंधन की बात करता है। प्रबंधन की ही बात क्यों करता है, उसके पीछे का कारण है। क्यों प्रबंधन की ही बात कर रहा है? कारण है कि ये जो हम विषय पढ़ रहे हैं, इसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द, यूनानी शब्द से हुई है। और ग्रीक में एक वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं ओइकोनोमिया। अच्छा, ये प्रश्न भी बनना चाहिए कि अधिकांश जो साइंस लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, वो लोग ऐसा क्यों पढ़ते हैं कि ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है, हर बार इन्हीं शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है? उसका कारण है, ये इतनी प्राचीन भाषाएं हो गई हैं, उसके साथ साथ ये बोलचाल में भी प्रयोग नहीं होती। तो ऐसे मानो कि एक खंडर है और उस खंडर का प्रयोग तुम गोदाम के रूप में कर रहे हो, ना कोई आता है ना कोई जाता है। तो इन भाषाओं के जो शब्द है वो प्रचलन में नहीं है। तो जो चीज प्रचलन में नहीं है उसको हम किसी दूसरे कार्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए सामान्यतः ग्रीक और लैटिन वर्ड ही हमको इस प्रकार के विषय में देखने को मिलते हैं। एक तो ये तर्क हो गया। दूसरा तर्क ये हो गया कि आधुनिक जितने भी विद्वान हुए हैं वो यूरोप से ही हुए हैं, पश्चिमी देशों से ही हुए हैं। यूरोप पश्चिमी देशों में ही इस प्रकार की भाषाओं का प्रयोग रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो अपनी ही भाषा का प्रयोग करेंगे। नहीं तो मैं संस्कृत को भी बहुत प्राचीन भाषा मानता हूं, पर वो लैटिन भाषा की तरह मृत नहीं है, जीवंत भाषा है। लेकिन संस्कृत में भी ऐसी पोटेंशियल है कि वो कई सारे जो सॉफ्टवेयर की कोडिंग डिकोडिंग है, उसकी भाषा का सृजन हो रहा है संस्कृत की भाषा से। आप लोगों ने सुना भी होगा, दम तो है संस्कृत की भाषा में। तो यदि कोई पूछ दे इंटरव्यू में कि आखिरकार लैटिन और ग्रीक वर्ड का ही प्रयोग बेटा क्यों करते हैं, तो आप इनको तसल्ली पूर्वक जवाब देना। एक तो विद्वान जिन्होंने इन शब्दों को गढ़ा है वो उसी क्षेत्र के थे। दूसरा, ये जो भाषा है वो मृत भाषाओं के रूप में प्रयोग है, प्रचलन में ज्यादा नहीं है, इसीलिए शायद शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगर हम इस ओइकोनोमिया को संधि विच्छेद करके देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ओइकोस प्लस नोमस। इनका अर्थ क्या होता है? ओइकस का मतलब होता है ग्रह, ग्रह का मतलब घर, परिवार, और नोमस का मतलब होता है प्रबंधन। तो जो हम घर में देखते हैं पूरी कार्य प्रणाली, मम्मी को जरा ध्यान से देखना, वो पूरे दिन जो घर में काम करती है ना, वो एक्चुअली अर्थव्यवस्था है। वो जो भी क्रियाविधि कर रही हैं, संसाधनों को इस स्थान से उठाकर उस स्थान पर रखना, अगर भिंडी कम है तो उसमें आलू मिला देना, यानी एक संसाधन अगर कम है
और माल की आपूर्ति करनी है तो दूसरे संसाधन का प्रयोग किया जा सकता है। तो तुम देखो कि उन्होंने कितना अच्छा प्रबंधन किया है, माता जी ने भिंडी में आलू घुसेड़ दिए। तो जो ये माता जी घर में करती रहती हैं वो एक्चुअली इकोनॉमिक्स ही तो है। बस उन्हीं के सिद्धांतों को लिखकर अभ्यास कर रहे हैं तो वो अर्थव्यवस्था बन गई है। इसीलिए शब्द की उत्पत्ति इस ग्रीक वर्ड से मानी जाती है, जिसका मतलब है कि घर में जो हम लोग प्रबंधन का अभ्यास करते हैं या जो प्रबंधन की बातें करते हैं, उन्हीं बातों के सिद्धांत को जब विस्तार रूप देते हैं और वो प्रबंधन की बातें जब सिद्धांत के रूप में आ जाएं, सिद्धांत का मतलब मैंने कल सिखाया था, आप इसको नियम बोल सकते हो, प्रिंसिपल लॉज बोल सकते हो, तो समझ जाना कि ये अर्थशास्त्र है। और जब इस प्रबंधन के लिए हम अभ्यास करें तो समझ जाना ये अर्थव्यवस्था है। सर इसको और थोड़ा सरल भाषा में समझा सकते हो? हाँ, मान लो मम्मी ने देखा कि 2 मेहमान आने थे, पापा आधा केजी भिंडी लेके आए, अचानक से मेहमान तीसरा टपक जाता है, भिंडी कम पड़ जाती है। अब मम्मी के दिमाग में चल रहा है कि तीसरा मेहमान खाली पेट ना जाए, तो मम्मी ने अपने दिमाग में ही एक अवधारणा बना ली कि तीसरे आदमी के लिए इसी भिंडी में हम आलू पटक देंगे। मम्मी बैठे बैठे जो सोच रही हैं, अभी मम्मी ने कुछ नहीं किया, बस वो पापा को गुस्से में देख रही हैं और पापा चुपचाप मुंडी नीचे करके सुन रहे हैं। लेकिन वो देख पापा को रही हैं और दिमाग में क्या चल रहा है कि तीसरा व्यक्ति आएगा, भिंडी तो आने वाली नहीं। तो मम्मी ने जो दिमाग में भिंडी में आलू घुसेड़ने की सोच ली है, वही मम्मी का उस समय एक नया सिद्धांत बना, वो अवधारणा बन गई कि भिंडी में आलू घुसेड़े जाएंगे। और मम्मी का दिमाग पलटे इससे पहले मम्मी किचन में गई और उन्हें खट 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 भिंडी काटा, खट 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 आलू काटा, उठा के कढ़ाई में डाल दिया, तुरंत उन्होंने उसका क्या कर दिया, अभ्यास कर दिया, तो वो अर्थव्यवस्था हो गई। अगर सोच रहे हो तो अर्थशास्त्र है, कर डाला तो अर्थव्यवस्था है। आंसर राइटिंग करेंगे अर्थशास्त्र, आंसर राइटिंग कर रहे हैं अर्थव्यवस्था। नैया पार का कोर्स परचेज करेंगे अर्थशास्त्र, कर डाला अर्थव्यवस्था। क्लास समझेंगे अर्थशास्त्र, समझ डाला अर्थव्यवस्था। तो जो तुम करोगे वो अर्थशास्त्र है। विचार अर्थशास्त्र, अभ्यास अर्थव्यवस्था, बात खत्म। क्या मैं समझा पाया हूं आपको यहां तक? और ये हम कल क्लास में डिस्कस भी कर चुके थे। किसी को यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं उम्मीद करता हूं। यहां से 2 मार्कर जरा निकालो। क्या है कि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो जवाब देके चले आओगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो हम अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, इसमें हम क्या सीखते हैं? प्रबंधन करना। अगर हम प्रबंधन के लिए नियम कानून बनाते हैं और उनको जिस किताब में रखते हैं तो वो अर्थशास्त्र हो जाती है, और अगर इन नियम कानून का हम अभ्यास कर लेते हैं तो वो अर्थव्यवस्था हो जाती है। डन है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ चलो अब इसको ऊपर कैसे करते हैं? हाँ देखा। हाँ, हम भी जादूगर आदमी हैं। अरे तुम लोग समझते क्या मुझे? अच्छा तुम्हें मालूम है एक बात, यहाँ पे जो मैं पढ़ाने वाला हूं ये एमपीपीएससी में 2 मार्कर्स में आएगा। तुमको मालूम है कि जो ये सिद्धांत हैं, क्या सभी के मत एक जैसे हो सकते हैं? स्वाभाविक है। भिंडी और आलू की कहानी को कंटिन्यू करो। पापा ने कहा कि हम भक्के भिंडी ले आ रहे हैं, मम्मी ने कहा नहीं हम आलू डालेंगे उसमें। पापा की इच्छा थी केवल भिंडी भिंडी खिलाई जाए। पापा के दिमाग में चल रहा है कि जो मेरे दोस्त आए वो केवल भिंडी खाएं। मम्मी के दिमाग चल रहा है कि भिंडी के साथ इन लोगों को आलू भी खिलाए जाएंगे। एक ही घर में 2 विचार चल रहे हैं, यानी 2 अर्थशास्त्र की अवधारणाएं चल रही हैं। पॉसिबल है? हाँ। क्या आपके और हमारे विचार सेम हो सकते हैं? नहीं। ऐसे ही अर्थशास्त्र के नियमों को 2 धाराओं में बांट दिया गया। इसमें भी जो सिद्धांत बने वो 2 धाराओं में बने, इसीलिए इसे अर्थशास्त्र का वर्गीकरण भी कहा जा सकता है, या मैं कहूं
अर्थशास्त्र की शाखाएं कहा जा सकता है। तो अर्थशास्त्र विचारों के आधार पर दो शाखाओं में बट गया। हम इसको क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण कह सकते हैं। वो शाखाएं कौन कौन सी हैं भैया? पहली शाखा जिसे कहा गया व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, और मैंने ये कहा था कि हम इस पर कल बात करेंगे। और दूसरी शाखा हो गई समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि का मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब सर इसके क्या मतलब है वो अभी समझ में आ जाएगा। इसी भिंडी और आलू के उदाहरण को और कंटिन्यू करूं। मम्मी जो भिंडी और आलू बना रही हैं वो बना रही हैं अपने घर वालों के लिए, पापा के लिए, बच्चों के लिए, और जो मेहमान टपक रहे हैं उनके लिए। जब तुम कोई विचार कुछ सीमित लोगों के लिए करते हो तो समझ जाना कि तुम व्यष्टि माइक्रो, माइक्रो का मतलब बहुत छोटे स्तर का, यानी कि सूक्ष्म स्तर का। तो ऐसे सिद्धांत जो व्यक्तिगत स्तर पर ही बात करते हों, स्वार्थ वाली बात, सबको लेके नहीं चलता हो, उन सिद्धांतों को व्यष्टि अर्थशास्त्र में शामिल किया जाएगा। सर और गांव की भाषा में समझो, तुम्हारे बारे में मैं क्या सोचता हूं, अकेला मैं, ये है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तुम्हारे बारे में पूरी दुनिया क्या सोचती है, ये है समष्टि अर्थशास्त्र। उल्टा करके देखो, अगर मैं केवल इस पूरी क्लास में, जितने लोग लाइव हैं अभी एप्लीकेशन पे, मैं अगर इस क्लास में केवल एक बच्चे पर कपिल की बात करूं, बाकी लोगों को छोड़ दूं, जितने लोग लाइव हैं सबको केवल कपिल पे फोकस करूं, तो मेरा जो विचार है वो केवल कपिल के लिए आ रहा है, तो तुम बोलोगे सर बहुत सूक्ष्म सोच वाले हो रहे हो, केवल कपिल पर ही ध्यान दे रहे हो, तुम्हारा जो ज्ञान है केवल कपिल के लिए है, क्या हम लोग कुछ नहीं? तो सिद्धांत बनाने वाला अगर व्यक्तिगत स्तर पर ही विचार करता है तो वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और अगर मैं सब बच्चों की बात करूं, सबके बारे में सोचूं, तो ये है समष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब व्यक्तिगत स्तर पर सोचना, किसी व्यक्ति के बारे में सोचना, किसी घर के बारे में सोचना, किसी दुकान के बारे में सोचना। जैसे इस इतनी बड़ी ऑनलाइन क्लास में मैं केवल कपिल पे फोकस कर रहा हूं, तो एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा हूं, बाकियों को नजरअंदाज कर रहा हूं, तो बोलोगे सर आप माइक्रो सोच वाले हो रहे हो, सूक्ष्म सोच है आपकी। एक मोहल्ले में 100 घर हैं, केवल मैं एक घर पे ही फोकस कर रहा हूं, तो तुम बोल दोगे सर 100 घरों को क्यों नहीं देख रहे हो, एक को ही क्यों देख रहे हो, इसका मतलब सूक्ष्म सोच है। एक बाजार में 100 दुकान है, मैं केवल एक ही दुकान पे जाकर बैठ रहा हूं, तो तुम बोलोगे सर सूक्ष्म सोच है। अब ये जो हम करते हैं प्रबंधन, मतलब अगर मैं बोलूं कपिल तुमने खाना खाया, कपिल ने खाना खाया, मतलब क्या कपिल तुमने उपभोग किया, तो मैं सोच रहा हूं कपिल के बारे में कि कपिल ने उपभोग किया कि नहीं, मेरी सोच केवल कपिल तक है, तो तुम बोलोगे मैं एक ऐसा अर्थशास्त्री हूं जो इस शाखा का समर्थन करता है। फिर मैं पूछूंगा कपिल तुमने सब्सक्रिप्शन लिया है बेटा, डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला, यानी कि मैं वितरण की बात कर रहा हूं कि जो सामान तुमको बांटा गया था बेटा कपिल तुम्हें मिला कि नहीं मिला, तो बाकी बोलेंगे सर तुम फिर वही सोच वाली बात कर रहे हो। तो ऐसी अर्थशास्त्र की शाखा जो संसाधनों में, चाहे उपभोग हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे वितरण हो, या तो वो व्यक्ति की बात करे, या किसी एक घर की बात करे, या किसी एक फर्म की बात करे, तो समझ जाना कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। अच्छा पूरी दुनिया में अगर हम खड़े होकर देखें,
पूरी दुनिया में मान लो 193 देश हैं जिन्हें ऑथेंटिक पहचान है, और मैं केवल एक ही देश की बात करूं, तो भी तुम मुझे कह दोगे कि बाकी 192 की बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का समर्थक हूं। क्या मैं ये आपको बात समझा पाया हूं? माइक्रो का मतलब भीड़ में किसी एक को सहारा देना, भीड़ में किसी एक के बारे में सोचना, है ना। मेरे बाबू ने थाना थाया, समझ जाना कि वो हरामखोर माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला ही है, उसे अपने दोस्तों की कोई परवाह नहीं। बोलो क्लियर है? हाँ, अच्छा, कपिल उसमें लिख भी रहा है कि सर डिस्काउंट नहीं मिला है। खतरनाक लोग हो तुम लोग। चलो चलो ठीक है। मैं इकोनॉमिक्स में केवल उदाहरण दे रहा हूं, है ना। तुम लोग बड़े होकर करप्शन ही करोगे, तुम्हारे लक्षण लग रहे हैं मुझे। अब देखो यहां से एमपीपीएससी में, मैंने क्यों बोला एमपीपीएससी में प्रश्न आएगा, देखो कैसा प्रश्न आएगा। पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे बड़ा समर्थक कौन है? जवाब है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने किताब लिखी थी, इसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। तो वेल्थ ऑफ नेशन नामक किताब किसने लिखी है बेटा? तो जवाब है एडम स्मिथ ने। ये समर्थक है इसका बहुत बड़ा। अब प्रश्न अगला पूछेगा कि इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक लिखिए, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एमपीपीएससी का प्रश्न है। 3 घटक तुमको लिख के आने, 2 नंबर मिल जाएंगे। पहला घटक है उपभोक्ता का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। दूसरा है उत्पादक का व्यवहार, बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर। और तीसरा है कीमत सिद्धांत। ये एमपीपीएससी की डिमांड है जो मैंने फुलफिल कर दी। वेल्थ ऑफ नेशन किसकी रचना है? एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र की किस शाखा का समर्थन करते हैं? तो सीधा सा जवाब है कि वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का समर्थन करते हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र के कोई घटक लिखिए, तो आप 3 घटक ईमानदारी से लिख के चले आएंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब यहां पर इस चीज को समझिए, फिर हम समष्टि अर्थशास्त्र पर आएंगे कि सर ये उपभोक्ता का व्यवहार, उत्पादक का व्यवहार और ये कीमत सिद्धांत, इसके क्या मायने हैं। मायने समझिए आप, इसके क्या मायने हैं। देखो मैं यहां पर 3 डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए। डायग्राम 1, डायग्राम 2, डायग्राम 3। ये वाला जो डायग्राम है ये है दुकानदार के अनुसार। दुकानदार, दुकानदार का मतलब तुम क्या समझोगे? उत्पादक। उत्पादक का मतलब तुम क्या समझोगे? बेचने वाला। ये वाला जो डायग्राम है ये है ग्राहक के अनुसार। ग्राहक का मतलब कौन है? उपभोक्ता। उपभोक्ता का मतलब खरीदने वाला। ये वाला जो ग्राफ है ये बताएगा कीमत समायोजन, एक्यूमुलेशन ऑफ प्राइस। ये वाला क्या बताएगा हमको? कीमत समायोजन, या मैं कहूं कीमत सिद्धांत। अब सर इसमें आपने क्या बनाया वो समझो। आप लोगों ने बचपन में, हाई स्कूल में ऐसे ग्राफ पढ़े होंगे। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, ये वाला जो ग्राफ है ना, यहां पे हम लिख रहे हैं क्यू। अच्छा सर, क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी, माने मात्रा। और एक जगह लिखूंगा पी, पी का मतलब होता है प्राइस, यानी कीमत। तो यहां पे मैं लिख दिया Q1, यहां पे लिख दिया मैंने Q2, यहां पे लिख दिया मैंने Q3, ये लिखा मैंने P1, ये लिखा मैंने P2 और ये लिखा मैंने P3।
हो सकता है तुम्हें P1 P2 P3 समझ में ना आए, इसीलिए मैं इसको और आसान कर देता हूं। यहां पे लिख दे रहा हूं मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 5 रुपया, यहां पे लिख दे रहा हूं 10 रुपया, और ये लिख दे रहा हूं 15 रुपया। सर अब समझाना क्या चाह रहा हो, अब इसमें समझाओ। अब तुम लोग हो अर्थशास्त्री, और तुम अर्थशास्त्री किसके हो? माइक्रो इकोनॉमिक्स के। और तुम्हें लोगों के व्यवहार का अध्ययन करना है कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है। और सामान्यतः 3 लोगों के व्यवहार का अध्ययन होता है। पहला, जो खरीदता है उसके व्यवहार का अध्ययन, जो बेचता है उसके व्यवहार का अध्ययन, और फिर जितने भी बेचता है उसके व्यवहार का अध्ययन। तो आप एक दुकानदार को देखना, वो दुकानदार क्या चाहेगा तुम खुद बताओ। उसकी ये इच्छा होगी कि हमारी दुकान से ढेर सारा सामान बिके, बिल्कुल सही बात है, और ऊंची कीमत पर बिके। कोई ये ना कहे आके कि अरे भैया कम कर लो ना प्राइस, हम बगल में ये 20 रुपए का देख के आए। वो चाहता है कि जिस प्राइस पे मैं बेचना चाहता हूं उस प्राइस पर बिके, तभी वो खुश होता है। तो इसके लिए जो हम ग्राफ खींचते हैं वो ऐसा ग्राफ खींचेगा, माने ये दुकानदार बेचने वाला चाहता है कि 5 वाली अगर वस्तु बिके ना तो मैं कम बेचूंगा, Q1 एक ही बेचूंगा। अगर कोई 5 रुपए में खरीदेगा तो, अगर कोई इस वस्तु को 10 रुपए में खरीदे तो मैं 2 बेच दूंगा, हे भगवान बिक जाए। अगर कोई इसको 15 रुपए में खरीद ले तो मैं 3 बेच दूंगा। बोलो ये दुकानदार की समझ है? ये दुकानदार की इतनी ही सोच होती है ना। तो तुमने क्या सिद्धांत बना दिया कि बेचने वाला चाहता है माल ज्यादा बिके, महंगा बिके। बेचने वाला क्या चाहता है? माल ज्यादा बिके और महंगा बिके। पर इससे पहले तुम लोग क्या सीख कर गए हो कि मांग तो तब होती है जब इच्छा हो खरीदने की। हाँ सर। उतना जेब में पैसा हो। हाँ सर। और उस माल को जो हम खरीद रहे हैं उसमें फैशन हो, कल हमने सिखाया है। तो तुम्हारा फैशन भी था जो ये दुकानदार बेच रहा है, तुम्हारी इच्छा भी है, पर जेब में उतना पैसा नहीं है जितनी उसने कीमत लगा दी है। तो एज ए ग्राहक तुम्हारी क्या मानसिकता होगी? जब तुम किसी ग्राहक की मानसिकता देखने जाओगे तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, डिक्लाइन, लेफ्ट टू राइट डिक्लाइन, लेफ्ट टू राइट इंक्लाइन। तो ये इंक्लाइन या डिक्लाइन है। अब यहां पर देखो सेम वही कर दो, Q1 Q2 Q3 कितने रुपया? 5 रुपया। कितने रुपया? 10 रुपया। कितने रुपया? 15 रुपया। जरा देख के बताओ, खरीदने वाला क्या चाहता है कि मम्मी कसम अगर 5 रुपया में मिले तो तीनों खरीद लें, अगर 10 में दोगे तो हम 2 खरीदेंगे, और अगर 15 का दोगे तो एक ही खरीदेंगे। अब इसकी सोच ये है कि हम 15 का बेचें, और इसकी सोच ये है कि हम 5 का खरीदें। तो दोनों कंडीशन में जब तुम ग्राफ बनाओगे एक साथ तो क्या ग्राफ बनेगा जरा देखो। अगर वो ग्राहक दुकानदार इस कीमत पर बेच रहा है, देखो यहां पर, और वो यहां पे बेचना नहीं चाहता है, और ग्राहक यहां पे खरीदना चाहता है, तो दोनों बिंदु आपस में मिल नहीं रहे हैं। जो दुकानदार है वो चाहता है कि हम यहां पर बेचें, तब ज्यादा कीमत कम क्वांटिटी, तो भी दोनों बिंदु नहीं मिल रहे हैं। बिंदु दोनों के कहां मिलते हैं? इस पॉइंट पर, जिसमें ना तुम्हारा ना तुम्हारा। ठीक है भैया इतने का कर दो, तुम लोग भी तो करते हो वे, सर डिस्काउंट दे दो, सर फीस कम कर लो।
हम कहते हैं नहीं हम इतने में बेचेंगे, तुम बोलोगे नहीं सर हम इतने में खरीदेंगे, हम कह देंगे एक काम करो इतने में ले जाओ हटाओ। दोनों का बिंदु अगर मिलेगा तब जाके कीमत का समायोजन होता है। इसको ही हम कीमत सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं कि कोई चीज कितने में बिकनी चाहिए, इसका हमें व्यवहार करना चाहिए ना। तुम कभी जाना सेव खरीदने, दो प्रकार के लोग जाते हैं सेव खरीदने। एक वो जो पैदल जाते हैं फटे हालत में और पूछते हैं सेव वाले से भैया कितने का सेव, तो अगर सेव वाला मंडी में 100 के लेके आया होगा तुम्हारी हालत देख के बोलेगा 120 दे दो। और अगर तुम मोटरसाइकिल पे गए चश्मा लगा के सकलक बुम बुम पेंसिल करके पीछे बाबू को बैठा के और तुमने कहा एक्सक्यूज मी एप्पल प्राइस, बोलेगा 220। जेब में उतने है नहीं है ना तब तुम हल्के से कहोगे अरे भैया थोड़े कम कर लो ना। उसे भी मालूम है कि तुम साले गाड़ी से नहीं उतरोगे तो हम प्राइस नीचे क्यों कर दें तुम्हें। ये खेल है मार्केट का, यही तो इकोनॉमिक्स है। प्रबंधन ही तो कर रहे हो तुम। प्रबंधन करना चाहते हो कम कीमत में मिल जाए, सामने वाला प्रबंधन करना चाहता है ज्यादा कीमत में मिल जाए, और जहां दोनों का वहां पे अर्थव्यवस्था सफल हो जाती है। डील डन। बोलो समझ में आया ये मैंने क्या पढ़ाया है अभी तुम्हें। हमने अभी जो बात की है आपसे वो बात इस मुद्दे पर की है कि एमपीपीएससी अगर हमसे प्रश्न पूछता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक लिखिए, तो अगर तुम ये 3 पॉइंट लिखकर नहीं आ पाए तो जिस बिल्डिंग में रहते हो वहीं से छलांग लगा देना। छपा मिलेगा 2 नंबर में व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटक लिखिए, बात खत्म। इस पूरी कहानी का ये निचोड़ है। अब आ जाओ इस तरफ। एक लिख रहा है कि सर सेव वाला भी क्वालिटी 2 रखता है। इसे ही तो प्रबंधन कहते हैं प्रीति, इसको ही तो प्रबंधन कहते हैं। विकल्पों का चुनाव अर्थव्यवस्था की पहली प्राथमिकता है तुम लोगों को मालूम है अर्थव्यवस्था के 2 सिद्धांत हैं। जब भी कोई अर्थशास्त्री कोई सिद्धांत बनाता है तो वो 2 बातें अपने मन में रख लेता है। पहली बात वो मन में ये रखता है कि व्यक्ति विवेकशील है, और दूसरी बात वो अपने मन में ये रखता है कि समाज प्रगतिशील है, और फिर वो सिद्धांत देता है। तो लेकिन उल्टा होता है इसके। सिद्धांत इस आधार पर बनाया गया है अर्थव्यवस्था में कि जो मैं ये सिद्धांत बना रहा हूं यह सिद्धांत व्यक्ति समझ जाएगा क्योंकि व्यक्ति विवेकशील है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से पहुंच जाएगा क्योंकि समाज प्रगतिशील है, और दोनों ही स्थितियां धरातल पर है नहीं। और चूंकि सिद्धांत तो पूरी दुनिया के लिए एक जैसे बनते हैं, तो जिस देश में व्यक्ति विवेकशील और समाज प्रगतिशील होता है वहां पे सिद्धांत बड़ी आसानी से अनुसरण कर लिए जाते हैं और वो अर्थव्यवस्थाएं आगे निकल जाती हैं। और जिस देश में व्यक्ति विवेकशील नहीं है, समाज प्रगतिशील नहीं है, वो देश में कभी उन अर्थव्यवस्थाओं के सिद्धांतों का अभ्यास हो ही नहीं पाता। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं, समझिएगा कि भारत में कितने व्यक्ति विवेकशील हैं और कितने प्रगतिशील हैं। अगर भारत में व्यक्ति विवेकशील और प्रगतिशील हो जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था 2047 से पहले ही विकसित हो जाएगी। अब मैं उदाहरण समझा रहा हूं, समझिए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि अर्थव्यवस्था के लिए व्यक्ति का विवेकशील होना और समाज का प्रगतिशील होना बहुत जरूरी है। मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, समझिएगा। थोड़ा इससे अलग जा रहा हूं, है ना। वापस से मैं यहां पे आऊंगा, अभी मैं वेस्टी में ही हूं। देखो मान लो कि मैंने कोई सिद्धांत दिया और वो सिद्धांत ये है कि यदि पूरी दुनिया में पोलियो की दवा पिला दी जाए तो कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी। ये मेरा सिद्धांत है। पूरी दुनिया ने सुना
जापान ने सुना, अमेरिका ने सुना, भूटान ने सुना, पड़ोसी देश छोटू ने भी सुना, पाकिस्तान ने, हमने भी सुना। सभी लोग इस सिद्धांत को पालन करना शुरू कर दिए। पर मुद्दा क्या है, ये जो सिद्धांत बना है, इसको जो भी पालन करेगा उस समाज का व्यक्ति समझदार होना चाहिए, वो समाज प्रगतिशील होना चाहिए, रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए। तो ही ये सिद्धांत जल्दी से अमल में आएगा और इसका परिणाम सामने आ जाएगा। अब सर, पोलियो से अर्थव्यवस्था मजबूत होने का क्या संबंध? तो इस सिद्धांत ने अपने आप को एक्सप्लेन किया कि यदि आप पोलियो की दवा पिलाते हो तो बच्चा विकलांग नहीं होगा। बच्चा विकलांग नहीं होगा तो बच्चा श्रम ज्यादा कर पाएगा। बच्चा श्रम ज्यादा करेगा तो उसको मजदूरी ज्यादा मिलेगी। मजदूरी ज्यादा होगी तो आय ज्यादा होगी। आय ज्यादा होगा तो पैसा ज्यादा होगा। पैसा ज्यादा करे आएगा तो पैसे का उद्देश्य है खर्च ज्यादा करेगा। खर्च ज्यादा होगा तो फिर वो मांग करेगा। मांग करेगा तो वस्तु और सेवा का उत्पादन होगा। अगर उत्पादन होगा तो और मजदूरों की मांग बढ़ेगी। मजदूरों की मांग बढ़ेगी तो उनका पैसा आएगा। अगर सभी लोगों के पास पैसा आएगा तो वो लोग टैक्स देंगे, और अगर किसी देश में टैक्स ज्यादा आता है तो वो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मजदूर या श्रम बल शारीरिक रूप से मजबूत है, शारीरिक रूप से अगर कोई श्रम बल मजबूत है तो वो अर्थव्यवस्था स्वाभाविक रूप से ज्यादा मजबूत होगी। ऐसा क्यों? सोच कर देखो कि मुझे आप लोगों ने शारीरिक रूप से कमजोर पाया। मान लो कि मेरी आज तबीयत नाजुक हो गई, मुझे बुखार आ गया, यानी कि जो श्रम बल तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है वो कमजोर हो गया है बुखार की वजह से। अब इससे तुम्हारे उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान सुनना, मैं किस चीज का उत्पादन कर रहा हूं तुम्हारे लिए? पेपर थर्ड में अर्थशास्त्र का उत्पादन कर रहा हूं। तो अगर मेरी तबीयत खराब होगी तो पहला काम, मैं 60 मिनट का लेक्चर नहीं ले पाऊंगा, यानी मात्रा कम हो गई। दूसरा, मैं उस गुणवत्ता के साथ लेक्चर नहीं ले पाऊंगा। तो अगर श्रम बल तुम कमजोर कर दो शारीरिक और मानसिक रूप से, तो अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन हो रहा है, एक तो उसकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी, सही बात। दूसरा, उसकी मात्रा कम हो जाएगी, सही बात। और जिस देश में दुनिया की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, अगर उसके उत्पादन में तुम कमी कर दोगे तो जनसंख्या के पास संसाधन कम पहुंचेगा ना। और अगर जनसंख्या के पास संसाधन कम पहुंचेगा तो लोग असंतुष्ट हो जाएंगे। तुम ही बताओ, अगर मैं तुमको 60 मिनट की जगह 40 मिनट पढ़ा के छुट्टी कर दूं तो बोलोगे अरे यार सर 20 मिनट क्यों छोड़ दिया। असंतुष्टि होगी, और असंतुष्टि से आनंद की अनुभूति नहीं होती, और जो व्यक्ति असंतुष्ट होते हैं उनका कल्याण नहीं होता। और हमारी अर्थव्यवस्था का पहला उद्देश्य है कि हम अपने नागरिकों का कल्याण करें। तो अगर तुम अपने नागरिकों का कल्याण करना चाहते हो तो उन्हें संतुष्ट करना पड़ेगा, और अगर उनको संतुष्ट करना चाहते हो तो जो वो मांग कर रहे हैं, एक तो गुणवत्ता वाली चाहिए और दूसरा कुल मात्रा चाहिए, पेट पूरा भरा होना चाहिए। इसके लिए उत्पादन पर्याप्त हो, तो उसके लिए उत्पादन करने वाला मजदूर स्वस्थ हो। तो स्वस्थ रहने के लिए मजबूती होना जरूरी है और भविष्य में विकलांग ना हो जाए, इसीलिए पोलियो की दवा पिला रहे हैं। क्या यह सिद्धांत अपने आप में पुष्टि कर रहा है? हाँ सर, अब समझ में आया कि पोलियो की दवा क्यों पिलाई जा रही है। तो पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि नहीं, पोलियो की दवा पीने से हमारा एक भी मजदूर विकलांग नहीं होगा, तो कम से कम मजबूती के साथ उत्पादन तो कर पाएगा। और इकोनॉमिक्स में तुम सीखोगे उत्पादन और कुछ नहीं, जीडीपी ही है। मैं बोलूंगा जीडीपी बढ़ रहा है, तुम बोलोगे उत्पादन बढ़ रहा है। और मैं बोलूंगा उत्पादन बढ़ रहा है तो तुम बोलोगे मजदूर काम कर रहे हैं। और मैं बोलूंगा मजदूर काम कर रहे हैं तो तुम बोलोगे मजदूर स्वस्थ हैं। और मैं बोलूंगा मजदूर स्वस्थ हैं, तुम बोलोगे ये वाला सिद्धांत काम कर गया। तो उत्पादन ही तो जीडीपी है, और जीडीपी बढ़ने का मतलब देश मजबूत हो गया। तो सिद्ध होता है कि हाँ, पोलियो की दवा पिलाने से देश मजबूत होता है। हाँ सर, अब ये बात तो सिद्धांत की हम समर्थन करते हैं। सब लोग सहमत हो गए, हम हो गए,
जापान हो गया, हमारा छोटू हो गया, पाकिस्तान भी सहमत हो गया कि हम इस सिद्धांत का अनुसरण करेंगे। सब लोग अपने अपने घर चले गए, चलो चलो अभ्यास करते हैं। जैसे मैंने कोई प्रश्न तुमको दे दिया कि जाओ घर से अभ्यास करके लाना, तो जो अच्छे से अभ्यास करेगा वो अच्छा उत्तर लिख पाएगा, जो मक्कारी करेगा वो अच्छा उत्तर नहीं लिख पाएगा। मक्कारी क्यों कर रहा है? बहुत सारी बाधाएं हैं। जैसे वो घर पहुंचा, बाबू का मैसेज आया, बाबू ने थाना थाया, उसने आंसर रख दिया बगल में, पहले बाबू से चिपक गया वो। तो जो वो अभ्यास करने जा रहा था, बीच में कई सारी बाधाएं आ गई, सामाजिक बाधाएं, राजनीतिक बाधाएं, दोस्त ने बुला लिया, आर्थिक बाधाएं। तो जो अभ्यास करते हैं अर्थव्यवस्था में सिद्धांतों का, उसमें कई सारी बाधाएं आती हैं, जिससे वो अभ्यास अच्छा नहीं हो पाता है, तो वैसे परिणाम नहीं आ पाते हैं जैसे आने चाहिए। और जो अभ्यास कर लेता है वो अर्थव्यवस्थाएं आगे निकल जाती हैं। अब हुआ क्या, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं मैं और आगे जाके। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या चल रहा है ये? अब देखो, पहले लेते हैं उदाहरण किसका? यूएसए का। यूएसए ने कहा कि ये सिद्धांत मुझे समझ में आ गया, हम इसको अप्लाई करेंगे। पोलियो की दवा के लिए सबसे पहले पोलियो की दवा का उत्पादन करना पड़ेगा। यूएसए में अभी क्रिकेट मैच हो रहे हैं, तुम्हें मालूम है? इससे पहले क्रिकेट मैच नहीं होते थे। जो उसके ग्राउंड खाली डले थे या जिसमें दूसरे गेम हुआ करते थे, उसमें उसने नकली पिच घुसेड़कर क्रिकेट मैच करवा दिया। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। रातों रात वो बिल्डिंग खड़ी कर देता है। तो उसने कहा ठीक है, उसके यहाँ कोई बाधा नहीं है, वो क्लियर था, उत्पादन हुआ। तो भैया पोलियो का उत्पादन हो गया। अब पोलियो के उत्पादन के लिए क्या करना था बताओ मुझे? पहले जमीन का अधिग्रहण करना होगा, फिर कारखाना लगाना होगा, फिर दूसरी बात पोलियो को पिलाना है, उपभोग, वितरण, तीन ही तो होते हैं। वितरण का मतलब सभी राज्यों में पहुंचाना, सभी राज्यों में पहुंचाना, और तीसरा उपभोग, सबको पिलाना। यूएसए ने बड़ी ही आसानी से इन तीनों चीजों को क्रम से कर दिया, कोई बाधा नहीं आई, किसी ने कोई, पूरे देशवासियों ने समर्थन किया। क्यों? ये लोग विवेकशील थे कि नहीं नहीं ये बहुत जरूरी है, इसमें एकता जरूरी है। समाज प्रगतिशील था, किसी ने कोई अड़चन की तो उसका चुप हो जाओ, ये पहले काम करो। अब यही मॉडल भारत में अप्लाई करके देखो, वो तुम्हें भारत के असली रंग दिखाई देंगे। सबसे पहले उत्पादन करना है। भारत में जैसे उत्पादन करने के लिए आए, तो पहले क्या करना है, जल्दी बोलो? जमीन का अधिग्रहण। जैसे तुम जमीन का अधिग्रहण करने जाओगे, पहले आ जाएंगे पर्यावरण वाले, हम पेड़ नहीं कटने देंगे, पर्यावरण का नुकसान होगा। ये वही है जो रात में एसी में सोते हैं। जमीन का अधिग्रहण होगा तो जो मंत्री अधिग्रहण कराएगा उसको 20% चाहिए। तो तुमने सुना होगा हमारे देश में फाइलें अटक जाती हैं। जितना समय भारत में फाइलों को अटकने में लगता है, उतने ही समय में अमेरिका ने इसका उत्पादन कर दिया। हम अभी फाइलें ही आगे बढ़ा रहे हैं, फाइल आगे जा रही है। देश है ऐसे चलता है, क्योंकि हम बुद्धिमान नहीं है। इसमें हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें हमारा फायदा है, हमें मतलब ही नहीं है इससे। इनको मतलब था, ये बुद्धिमान थे, समाज प्रगतिशील था। हम बुद्धू हैं, हमारा समाज प्रगतिशील नहीं है, हमारा समाज धर्म और जाति से चलता है, हमारा समाज तर्क से नहीं चल रहा है। तो नेता भी मस्ती मार रहे हैं। जैसे तैसे जमीन क्लियर हुई, फिर उद्योग लगा। तो इस देश में अगर रोड भी बनती है ना, तो वो 10 साल, मतलब चुनाव से पहले रोड बनना शुरू होगी, चुनाव के बाद रोड बनेगी, 5 साल का समय लेती है, ये तुमको भी मालूम है। तो जितने समय में अमेरिका ने पूरे देश में पोलियो पिला दिया, उतने समय में हम केवल पोलियो का उत्पादन नहीं कर पाए। जैसे तैसे हमने दवा बना ली रोग आके, तब तक जो बच्चे पैदा हो गए थे वो 1-1 साल के हो गए, कोई 1.5 साल का हो गया। हमने 1.5 साल में उत्पादन ही नहीं कर पाए। हमने कोरोना में देखा है अपनी हालत, और हम फिर भूल जाते हैं घटना के बाद। फिर दूसरा आया, अब क्या करना है, वितरण करना है भैया, हर एक राज्य में पहुंचाना है। मालूम चला मध्य प्रदेश में आए, जहां उन्होंने भंडार करके रखा था वहां चोरी हो गई, कहीं खुले में रख दिया तो पानी में खराब हो गए, कहीं मालूम चला ट्रक पलट गया, कहीं मालूम चला ट्रेन फंस गई। तो एक तो उत्पादन में देरी हो गई,
और दूसरा पहुंचाने में देरी हो गई। मालूम चला जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लग गया, वहां पहुंचा ही नहीं। मालूम चला मणिपुर में हिंसा हो रही थी, वहां पे भी नहीं पहुंचा। तो वितरण की समस्या हुई तो और देरी हो गई। अब वो बच्चा 2-2.5 साल का हो गया। जैसे तैसे करके अब बारी आ गई है कि उपभोग करना, चलो जहां जहां पहुंच गया वहां वहां घर घर में पहुंचा दो। पर हमारा समाज तो रूढ़िवादी है ना, व्यक्ति तो मंद बुद्धि वाला है ना। तो जैसे तैसे करके, एक एग्जांपल लेता हूं, मजाक के तौर पे ले रहा हूं, इसको किसी जाति धर्म पे मत रखना, कि चलो आशा का काम होता है आंगनबाड़ी में पोलियो की दवा पिलाना, 2 बूंद जिंदगी की। एक उदाहरण लेते हैं हाइपोथेटिकली, कि जो आशा है वो निम्न जाति है और आशा को जहां दवा पिलानी है वो उच्च जाति है। अब बेचारी आशा अपना बॉक्स टांग के पहुंची ठाकुर साहब के घर में। मैं फिर से बोल रहा हूं, मजाक के तौर पे लिया जा रहा है, मजाक के तौर पर ही पढ़ना। ठाकुर साहब के घर में पहुंची, बोली ठाकुर साहब हमने सुनी आपके 2 बच्चे हैं, ये पोलियो की दवा पिलानी है। अब सोच तो वही है, इस देश में कई जगह है ना जातिवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश का सागर इससे बहुत प्रताड़ित है। कोई घोड़े पे नहीं बैठ सकता, कैसी सोच है, किस आदिम जाति सोच के रखने वाले लोग हैं सब। ऐसे लोग तो समाज को पीछे ले जाते हैं। तो वो आशा खड़ी हो गई और उस आशा ने ऐसे दरवाजा खटखटाया, ठाकुर साहब ने गेट खोला। बोले तुम कौन? बोले मैं आशा निम्न जाति की, बच्चे की दवा पिलाने। अरे अरे जाति बाहर जाओ। अरे ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब बच्चे को दवा पिलाने दो। अरे ठाकुर बोला शेर का बच्चा है, ये 2 बूंद से कुछ होता है, चलो भागो घर में नहीं आओ। सामाजिक व्यवस्था कितनी गंदी है हमारी। मैं ये नहीं कह रहा हूं भारत में ऐसा होता है, लेकिन भारत में कई हिस्सों में ऐसा होता है। जाति बहुत आगे है इस देश में, धर्म बहुत पहले है, तर्क बाद में है। उसने निवेदन किया कि ठाकुर साहब मान जाओ, 2 बूंद ले लो बच्चा, भारत की अर्थव्यवस्था में योगदान होगा, हम तुम्हारे लिए नहीं कर रहे हैं। उस महिला की सोच मैक्रो थी, देश के लिए सोच रही थी, इनके लिए नहीं सोच रही थी। और वो व्यक्ति माइक्रो था, केवल अपने लिए सोच रहा था कि मेरी जाति सर्वोपरि है। तुक्का है तुम ठाकुर बन गए तो, तुक्का, तुम ब्राह्मण तुक्का, तुम चमार तुक्का, तुम मेहतर तुक्का, सब तुक्का है। लेकिन गर्व कर रहे हैं कि हम इस जाति के हैं। और उस महिला को बाहर कर दिया ठाकुर साहब ने। 5 साल के बाद ठाकुर की पूरी ठकुराई उनके बच्चों के पैरों से निकल गई। ये है हमारे देश में, ये है हमारे देश में व्यक्ति विवेकशील ना होना, समाज प्रगतिशील ना होना। तो जिस देश में व्यक्ति विवेकशील नहीं है, समाज प्रगतिशील नहीं है, उस देश में अर्थव्यवस्था के सिद्धांत काम नहीं करते। सिद्धांत तो ये है ना कि एग्जाम लो, डॉक्टर बनाओ, पर वो सिद्धांत जब भारत में अप्लाई होता है तो पहले प्री दो, फिर कोर्ट जाओ, फिर मेंस दो, फिर कोर्ट जाओ, फिर इंटरव्यू दो, फिर कोर्ट जाओ, फिर इंटरव्यू देने के बाद बैठ जाओ, फिर इंतजार करो। दूसरे देशों में सिद्धांत कैसे होते हैं? एग्जाम दो, सिलेक्शन लो। हमारे यहां ऐसा थोड़ा ना होता है, पहले एग्जाम दो, फिर धरना दो, फिर एग्जाम दो, फिर धरना दो, सिलेक्शन मत दो। ऐसा क्यों हो पा रहा है? हम व्यक्ति विवेकशील नहीं ना, वो समझ ही नहीं रहा है कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, अर्थशास्त्र के सिद्धांत को नहीं समझ पा रहा है वो। इसीलिए केवल अर्थशास्त्र के सिद्धांत सुनने से अर्थव्यवस्था आगे नहीं जाती, उनका अभ्यास करना पड़ता है। तो अर्थशास्त्र के सिद्धांत तो पूरी दुनिया में एक जैसे हैं, पर अर्थव्यवस्थाएं कोई आगे निकल गई, कोई पीछे निकल गई। अमेरिका आगे इसलिए निकल गया, उनका समाज प्रगतिशील था, व्यक्ति विवेकशील था। भारत आगे इसलिए नहीं निकल पा रहा है कि हम अभी भी जाति धर्म पर ही वोट मांग देते हैं, वोट दे देते हैं। इस देश में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ, धरने पर बैठे हुए हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। एमपीपीएससी में 13%, 87% का अटका हुआ है। यह हकीकत है, पर हमें इससे मतलब नहीं है, हमारे लिए मतलब कुछ और है। लेकिन समाज जग रहा है, आप लोग भी जागोगे, अधिकारी बनोगे, सिस्टम में जाओगे तो सिस्टम में सुधार करेंगे आप लोग। मेरी कोशिश है कि मैं इनमें से कुछ को सिस्टम में भेज पाऊं, तो मैं जिंदगी में एक चैन की नींद सोऊंगा कि कम से कम इस सिस्टम में मैंने 2-3 बच्चे तो भेजे जो सुधार कर रहे हैं। वो बात अलग है कि तुम लोग भी उसी सिस्टम का हिस्सा हो जाओ। ऐसा बोलो कि सर ये बात अब समझ में आ गई है
कि अर्थव्यवस्था वही आगे जाती है जिनके समाज में प्रगति होती है और व्यक्ति में समझ होती है। नहीं तो केवल सिद्धांत पढ़ने से कुछ नहीं होता, केवल आंसर राइटिंग की क्लास देखने से कुछ नहीं होता है। जो व्यक्ति अप्लाई करता है वो व्यक्ति एसडीएम बनता है। जो व्यक्ति आंसर राइटिंग क्लास सुनने के बाद सो जाता है वो व्यक्ति कुछ नहीं बनता है, अगले दिन फिर फ्री के लिए बैठता है। चलिए, तो हमने यहाँ तक बातों को समझ लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन कॉन्सेप्टों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। रूढ़िवादी का मतलब रिजिड सोसाइटी होती है। रूढ़िवादिता रिजिड सोसाइटी होती है। हम लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और आधुनिकता के बीच में कहीं खो गए हैं। हमने गलत डिफाइन कर ली आधुनिकता, हमने गलत डिफाइन कर ली संस्कृति। कुछ ऐसी परंपराएं जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है, फिर भी हम उनको ढो रहे हैं, तो वो रूढ़िवादी समाज कहा जाएगा। ये रूढ़िवाद का मतलब है। सोशियोलॉजी में आप पढ़ते हैं इस चीज को। आशा क्लियर है बेटा? रूढ़िवादी का मतलब है ना। रूढ़िवादी समाज का मतलब इस देश की विडंबना को समझोगे तो समझ में आएगा। अब तो खैर समाज आगे निकल रहा है, हम मुद्दे पे आते हैं फिर भटक जाएंगे। अभी हम गरीबी बेरोजगारी पढ़ेंगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से आएंगी तुम्हारे लिए, है ना। अभी गरीबी बेरोजगारी में हम बहुत अच्छे से, अभी तो हम इंट्रो कर रहे हैं, इंट्रो को समझो, शब्दों को समझो क्या होता है। अब आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र पर। तो समष्टि अर्थशास्त्र के लिए एमपीपीएससी के हिसाब से क्या हो सकता है, आप मुझे बताओ। समष्टि अर्थशास्त्र का सबसे भयंकर समर्थक कौन था? तो जवाब है मैनॉर्ड कीन्स। अब एमपीपीएससी अगला प्रश्न पूछेगी समष्टि अर्थशास्त्र के घटक लिखिए। अब समष्टि अर्थशास्त्र में ऐसे घटक लिखो जो सबके लिए हो, किसी एक का ना हो। जैसे मैं कहूं कि बेरोजगारी, तो किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं क्या मैं? नहीं, सबकी बात हो रही है। मैं कहूं राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति ये क्या होता है सीखोगे आप यूनिट 2 में बहुत डिटेल में। मैं कहूं बजट प्रणाली, इन सब का जो हम अध्ययन करते हैं, इन सब के लिए जो सिद्धांत बनाते हैं, ये सब के सब समष्टि अर्थशास्त्र के घटक में शामिल होते हैं। तो आपको 2 नंबर मैंने समष्टि अर्थशास्त्र में कंप्लीट करा दिए, 2 नंबर मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र में कंप्लीट करा दिए। जो नीचे मैंने तुमको कहानी सुनाई है, इसका एमपीपीएससी मेंस से कोई लेना देना नहीं है, ये तुम्हारी समझ बनाने के लिए है। एमपीपीएससी अगर इस टॉपिक में जो मैंने आज पढ़ाया है कोई प्रश्न पूछेगी तो या तो इससे प्रश्न पूछ सकती है 2 नंबर में, या इससे प्रश्न पूछ सकती है। बस इतनी ही चीज काम की है, बाकी जो मैंने सिखाया है वो तुम्हारी समझ बनाने के लिए है। एमपीपीएससी में उससे कोई प्रश्न नहीं आएगा। अब आते हैं अगले मुद्दे पर। मैं इधर देखो ध्यान से। अभी हम केवल किस पर बात कर रहे थे? तो आपने कहा अर्थशास्त्र पर। अब हम किस पर बात करेंगे? तो जवाब है अर्थव्यवस्था पर। किस पर बात करेंगे भैया हम लोग? अर्थव्यवस्था पर। तो कल की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्या? अर्थव्यवस्था के प्रकार, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, पूंजी अर्थव्यवस्था क्या होती है, और हम क्या सीखेंगे? अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये जो विशेषताएं हैं ये हमारे टॉपिक में दी गई हैं। टॉपिक में बेटा कहाँ दी गई हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं। तो पहले हम अर्थव्यवस्था का मतलब समझ लेंगे। चूंकि ये अर्थव्यवस्था भारत की है, यानी कि भारत अभ्यास कर रहा है, तो अभ्यास करते समय उसकी क्या क्या विशेषता हैं हम उन पर फोकस करेंगे, तो हम अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। पर कल की क्लास में और बेसिक रहेगा। अभी बेटा इसमें बहुत ज्यादा बेसिक की क्लास बची हुई है, तो इसी पीडीएफ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, और इकोनॉमिक्स में जो यूनिट 1 है इसको कंप्लीट होने में 60 दिन लगेंगे। यकीन मानो यही पूरी इकोनॉमिक्स है, बाकी तो फिर डेटा है। ऐसे थूक लगाओ रट्टा लगाओ, थूक लगाओ रट्टा लगाओ, सिर्फ रट्टा लगाना है। यूनिट 3 और 4 बहुत उम्मीद करके मत आना मुझसे पढ़ने मध्य प्रदेश की इकोनॉमिक्स में। जो भी जान है वो है यूनिट 1 में और यूनिट 2 में, बाकी 3 और 4 में
कॉन्सेप्ट जो ये हैं वही वहां काम आएंगे। वहां तुम्हें दे फैक्ट पे फैक्ट पागल कर दूंगा मैं तुम्हें। बचे खुचे जो तुम थोड़ा बहुत है वो